हाय फ्रेंड, आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। वो है हमारे वायुमंडल की सबसे निचली परत, जिसे हम लोग ट्रोपोस्फेयर कहते हैं या इसे हम लोग क्षोभ मंडल कहते हैं। एट द बॉटम लेयर ऑफ आवर एटमॉस्फेयर इज ट्रोपोस्फेयर, अर्थात हमारे वायुमंडल की सबसे जो निचली परत है उस परत का नाम है क्षोभ मंडल। इसका जो एक्सटेंशन है, इसका जो विस्तार है, हमारे पृथ्वी की जो सतह है, सतह से लेकर के औसतन जो है 8 किलोमीटर जो है ध्रुव की ओर और 15 किलोमीटर विषुवत रेखा की ओर माना गया है। कहता है द ट्रोपोस्फेयर, द लोएस्ट लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, प्लेज ए क्रूशियल रोल इन शेपिंग आवर प्लैनेट्स वेदर एंड क्लाइमेट। कहता है कि जो ट्रोपोस्फेयर है वह हमारे वायुमंडल की सबसे निचली परत है जो भूमिका निभाता है, क्रूशियल रोल निभाता है, मतलब वाइटल रोल निभाता है, मतलब महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो क्रूशियल का मीनिंग होता है महत्वपूर्ण, वाइटल। शेपिंग्स जो आकार देता है, आवर प्लैनेट्स वेदर एंड क्लाइमेट, जो हमारे प्लैनेट्स का जो वेदर है और जो क्लाइमेट है, उस क्लाइमेट और वेदर के आकार देने में हमारे जो ट्रोपोस्फेयर है, हमारे जो क्षोभ मंडल है, उसका बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। कहता है एक्सटेंडिंग फ्रॉम द सरफेस अप टू एन एवरेज अल्टीट्यूड्स ऑफ अबाउट 8 to 15 किलोमीटर, द ट्रोपोस्फेयर इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स डायनामिक एंड एवर चेंजिंग नेचर। जो ये एक्सटेंडेड है वह पृथ्वी की सतह से 8 से 15 किलोमीटर जो है और जो ट्रोपोस्फेयर है इसे कैरेक्टराइज किया गया है कि ये डायनामिक है, ये गतिशील है, एंड एवर चेंजिंग नेचर्स, और इसकी जो स्वभाव होते हैं वो एवर चेंजिंग, मतलब जो बदलते रहे, जैसे एवरग्रीन सदाबहार, मतलब सदी सदा हरियाली बनी रहे, वैसे एवर चेंजिंग मतलब ये बदलते, एक जैसा स्थिर कांस्टेंट जैसे नहीं है, चेंजेज होने वाली है। इसलिए जितनी भी वेदरिंग कंडीशंस, वेदरिंग फिनोमिना जो होती है, वो सभी जो मौसमी परिवर्तन, वेदर परिवर्तन, चेंजिंग क्लाइमेट चेंज, फलना चेंज, चिलना चेंज, जो भी बातें होती है वो मोस्ट ऑफ द जो फिनोमिना हैपेंड होती है वो हमारे ट्रोपोस्फेयर में ही होती है। आगे क्या है, कहता वन ऑफ द फाइंडिंग डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ द ट्रोपोस्फेयर इज इट्स डिक्रीजिंग टेम्परेचर्स विथ अल्टीट्यूड्स। इसका जो सबसे बहुत बड़ा जो फीचर्स है, इसका फीचर्स जो है कि ज्यों ज्यों हम लोग अल्टीट्यूड मतलब ऊपर की ओर जाएंगे, अल्टीट्यूड मतलब था ऊंचाई, हाइट, ज्यों ज्यों हम लोग ऊपर की ओर जाएंगे त्यों तो जो है हमारे ट्रोपोस्फेयर में जो होते हैं तापमान की गिरावट होती है, और यह गिरावट जो है प्रत्येक 165 मीटर ऊपर की ओर जब हम लोग जाते हैं 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डाउन होती है, औसतन माना गया, एवरेज माना गया। तो कहता है कि वन ऑफ द डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ द ट्रोपोस्फेयर इज इट्स डिक्रीजिंग टेम्परेचर विथ अल्टीट्यूड्स, कि इसका जो एक महत्वपूर्ण जो एक स्वभाव है, जो डिफरेंट इसका नेचर्स जो है वो ये है कि ज्यों ज्यों हम लोग ऊपर की ओर जाएंगे ट्रोपोस्फेयर में, त्यों तो जो है ट्रोपोस्फेयर की जो टेम्परेचर्स है वो क्या होंगे, घटेंगे। कहता है एज यू डिसेंड थ्रू दिस लेयर द टेम्परेचर ड्रॉप्स ड्यू टू द ऑब्जर्वेशन ऑफ सोलर रेडिएशंस बाय द अर्थ सरफेस एंड द सब्सिक्वेंट वार्मिंग ऑफ द एयर नियर द सरफेस। कहने का तात्पर्य है कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर जाते हैं तो ऊपर की ओर जाते हैं तो टेम्परेचर जो है ड्रॉप्स होता है, उसके पीछे रीजंस ये है कि जो पृथ्वी जो है नीचे से गर्म होती है, मतलब ऐसा है कि जो अर्थ का जो सरफेस है उस सरफेस पर जो रेडिएशंस आती है उस रेडिएशंस के कारण पृथ्वी के जो सरफेस का जो नियर में जो एयर्स होता है वो पहले वो हॉट होते हैं, वो गर्म होते हैं, उसके बाद फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर के जो है एयर गर्म होते हैं। इसी फंडा, इसी थ्योरी के आधार पर जो है जो जो हम लोग ट्रोपोस्फेयर में जो जो सतह से ऊपर की ओर जाते हैं तो
ट्रोपोस्फेयर का जो टेम्परेचर है, जो क्षोभ मंडल का जो टेम्परेचर है, वो क्या होता है, वो घटता है। कहता है कि दिस टेम्परेचर ग्रेडियंट्स लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ वेदर फिनोमिना सच एज क्लाउड्स, प्रेसिपिटेशंस एंड स्टॉर्म्स। कहता है कि ये जो टेम्परेचर में जो लैप्स होता है, जो टेम्परेचर में बदलाव होता है, जो टेम्परेचर्स में कमी आती है विथ द एल्टीट्यूड्स, मतलब जो 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 हाइट पर और क्यों जाते थे तो जो उसके तापमान में कमी आती है, ये जो कमी का जो कारण है, यही कारण जो है बादल का निर्माण करता है, यही कारण जो है प्रेसिपिटेशंस के लिए जिम्मेदार है, और यही कारण स्टॉर्म्स के लिए भी जिम्मेदार है। क्लाउड्स फॉर्मेशन, जो वाटर वेपर है, ये वाटर वेपर कंडेंस होते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स में, और यही वाटर ड्रॉपलेट से जो है फॉर्मेशन होता है क्लाउड का, और यही क्लाउड जो है जब जमीन पर वर्षा के बूंद के रूप में आती है, उसको हम लोग प्रेसिपिटेशंस या वर्षण कहते हैं। और जो टेम्परेचर इंग्रेडिएंट्स के कारण ही, बदलाव के कारण ही, चेंजेस के कारण ही जो है स्टॉर्म्स का भी फॉर्मेशन होता है। आगे जो नेक्स्ट है, कहते हैं वाटर वेपर इज अ की कंपोनेंट ऑफ द ट्रोपोस्फेयर एंड इट्स कंसंट्रेशन वेरीज विथ लोकेशन एंड अल्टीट्यूड्स। जो वाटर वेपर है, व्हाट डू मीन बाय वाटर वेपर? वाटर वेपर का तात्पर्य हुआ कि जो वाटर की जो क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटी जो हमारे एयर में जो मौजूद है, वह वेरीज करता है प्लेस टू प्लेस, लोकेशन टू लोकेशन, अल्टीट्यूड टू अल्टीट्यूड्स। मीन्स कि जो सरफेस अलग अलग जगह पर जब जाएंगे, वहाँ पर वाटर का जो कंसंट्रेशन होगा, वाटर वेपर का कंसंट्रेशन अलग अलग होगा, ह्यूमिडिटी अलग अलग होती है। जैसे कि आप दिल्ली में है, आप कलकत्ता में है, दोनों की जो ह्यूमिडिटी है डिफर है, सेम नहीं है। तो लोकेशंस पर भी होता है और अल्टीट्यूड्स पर भी जो है ये क्या होता है, वाटर वेपर जो ये बदलते हैं, इसके कंसंट्रेशंस क्या होते हैं, वेरीज करते हैं, बदलाव होता है। ये कहता है वाटर वेपर इज की कंपोनेंट, और ये महत्वपूर्ण जो है कंपोनेंट है ट्रोपोस्फेयर का, और इसके जो कंसंट्रेशंस होते हैं वो वेरीज करते हैं लोकेशन टू लोकेशन। तो ये बदलाव, ये परिवर्तन जो है क्लाइमेट को भी, ये जो वेदर है, वेदर के फिनोमिना जो है, उस फिनोमिना को भी ये प्रभावित करती है, ये फिनोमिना के लिए जिम्मेदार होती है। कहता द वार्मर एयर नियर द सरफेस कैन होल्ड मोर वाटर वेपर मेकिंग द ट्रोपोस्फेयर ए रिजर्वायर फॉर द क्रूशियल ग्रीन हाउस गैस। जो कहता है कि जैसे ग्रीन हाउस गैस में जो है आप कार्बन डाइऑक्साइड पढ़े हैं, तो वाटर भी जो है ग्रीन वाटर वेपर भी जो है ग्रीन हाउस गैस के रूप में होते हैं, मीथेन भी ग्रीन हाउस गैस के रूप में होते हैं। और ये ग्रीन हाउस गैस जो है ही जो है पृथ्वी को गर्म रखती है। आप जब स्पेस की जब बारे में बात करेंगे, तो स्पेस में क्या है कि जैसे ये आपका हाथ है, तो हाथ का मान लीजिए कि ए लेयर जो है अगर सन के तरफ है तो जलिएगा, और दूसरा जो लेयर जो आपका इस साइड का है, सन से दूर है, तो इसमें आपको गलन की महसूस होगी, मतलब ठंडा महसूस होगी इधर, और इधर जलन महसूस होगी, गर्माहट महसूस होगी। कारण कि वहाँ पर एयर मोलिकुल्स नहीं रहने के कारण स्पेस में इस तरह की चीज़ें होती है। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि जो हमारा जो एटमॉस्फेयर में जो मौजूद जो एयर्स है, जो अर्थ के सरफेस के नियर्स में जो होते हैं, उसमें जो वाटर वेपर ज़्यादा होल्ड करने की कैपेसिटी रहता है, और ये जो है हमारे जो पृथ्वी का जो एक नेचर्स है, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो ये जो पृथ्वी में जो ये नेचर पाया गया है ग्रीन हाउस इफेक्ट का, ये ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। और उस एटमॉस्फेयर में पार्टिकुलर दोज गैसेस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस गैसेस, वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, दीज आर ग्रीन हाउस गैसेस फॉर रिस्पॉन्सिबल वार्मिंग आवर अर्थ। ये जो गैसेस है हमारे अर्थ को गर्म रखने के लिए उत्तरदायित्व है। कहता द वार्मर एयर नियर द सरफेस, जो वार्मर एयर जो सरफेस के नज़दीक में, पृथ्वी की सतह के नज़दीक में है,
होल्ड मोर वाटर वेपर, वो ज़्यादा वाटर वेपर को क्या करेंगे, होल्ड करेंगे, मेकिंग द ट्रोपोस्फेयर ए रिजर्वेयर फॉर दिस क्रूशियल ग्रीन हाउस। और जो ट्रोपोस्फेयर को जो ये बनाता है एक रिजर्वेयर के रूप में बनाता है फॉर दिस क्रूशियल ग्रीन हाउस गैस, जो ये वाटर वेपर जो क्रूशियल ग्रीन हाउस गैस जो महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस है उसके लिए रिजर्वेयर बनाता है। रिजर्वेयर जैसे वाटर रिजर्वेयर जो टंकी जिसको कहते हैं उसको रिजर्वेयर भी कहते हैं। जैसे छत पर आपके छत पर टंकी है पानी को जमा करने के लिए तो उसको हम लोग टंकी कहते हैं, तो रिजर्वेयर टंकी को ही कहते हैं। तो मेकिंग द ट्रोपोस्फेयर ए रिजर्वेयर फॉर दिस क्रूशियल ग्रीन हाउस गैस, जो है ट्रोपोस्फेयर जो है, ट्रोपोस्फेयर को ये जो वाटर वेपर के जो प्रेजेंस है जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है इसमें, जिसके कारण ट्रोपोस्फेयर ग्रीन हाउस के इफेक्ट के लिए जिम्मेदार होते हैं। कहता वाटर वेपर नॉट ओनली influences weather patterns but also contributes significantly to the Earth's energy balance, playing a vital role in the planet's climate system। कहता है कि वाटर वेपर जो नॉट ओनली इन्फ्लुएंस, ये केवल प्रभावित नहीं करता वेदर पैटर्न्स को, ये केवल वेदर पैटर्न को ही नहीं प्रभावित करता है बट ऑल्सो कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द अर्थ्स एनर्जी बैलेंस, बल्कि ये जो है प्रभावित करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, योगदान देते हैं सिग्निफिकेंटली, महत्वपूर्ण, सिग्निफिकेंट मतलब वाइटल मतलब क्रूशियल मतलब इम्पोर्टेंट। तो कहता है कि जो वाटर वेपर है नॉट ओनली इन्फ्लुएंसेस, ये केवल प्रभावित ही नहीं करते वेदर पैटर्न्स को बट ऑल्सो ये कंट्रीब्यूट करते हैं सिग्निफिकेंटली महत्वपूर्ण तरीका से टू द अर्थ एनर्जी बैलेंस, जो पृथ्वी का जो एनर्जी बैलेंस है उस बैलेंस को, जिसके कारण आप मॉडरेट टेम्परेचर का अनुभव जो करते हैं पृथ्वी पर, जो हैबिटेबल टेम्परेचर का अनुभव करते हैं ड्यू टू दिस रीजन, प्लेइंग ए वाइटल रोल, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इन द प्लैनेट्स क्लाइमेट सिस्टम, और हमारे प्लैनेट के क्लाइमेट सिस्टम में ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब आगे देखते हैं हम लोग। कहता द ट्रोपोस्फेयर इज द प्राइमरली रीजन वेयर द वेदर इवेंट्स अकर। ट्रोपोस्फेयर जो है वो प्राथमिक क्षेत्र है जहाँ पर कि वेदर की जो घटनाएं जो है घटती है, अकर मतलब घटित होना। तो ट्रोपोस्फेयर इज द प्राइमरी रीजन वेयर वेदर इवेंट्स अकर, जो ट्रोपोस्फेयर है वह प्राथमिक क्षेत्र है जहाँ पर कि वेदर की जो घटना है वो घटती है, अकर करती है। It is in this layer that air masses interact leading to the formation of high and low pressure systems। कहता है it is in this layer that air masses interact, कि ये वो लेयर है जिसमें कि ये यही लेयर है जिसमें कि जो एयर मासेस जो इंटरेक्ट होते हैं और ये लीड करते हैं फॉर्मेशन ऑफ हाई एंड लो प्रेशर सिस्टम्स, जो हाई और लो प्रेशर सिस्टम्स को बनाने में। और जब हाई और लो प्रेशर सिस्टम जब बनता है तो इससे प्रेशर ग्रेडियंट होंगे, प्रेशर डिफरेंसेस क्रिएट्स करेंगे, और ड्यू टू प्रेशर डिफरेंसेस जो है क्या होगा, एयर का मूवमेंट होगी, जिससे कि विंड पैटर्न सिस्टम का डेवलपमेंट होगा। कहता है दीज प्रेशर सिस्टम्स ड्राइव द मूवमेंट ऑफ एयर मासेस क्रिएटिंग विंड्स दैट प्ले ए क्रूशियल रोल इन द डिस्ट्रीब्यूटिंग हीट अराउंड द ग्लोब। जो पूरे पृथ्वी के अंदर में जो हीट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, नहीं पता चलेगा दोपहर में जहाँ पर ज़्यादा गर्मी सूरज की रोशनी पड़ती केवल वहीं केवल गर्मी रहती है, लेकिन ऐसा नहीं, वेदर पैटर्न के कारण जो गर्म हवा है जिधर बहती है, ठंडी हवा जिधर से बहती है, वो वेदर कंडीशन जो हवाएं जिस रूप से आती है वो भी वहाँ पर कंडीशन पर भी प्रभाव पड़ती है। तो कहता दीज प्रेशर सिस्टम्स ड्राइव्स द मूवमेंट ऑफ एयर मासेस, ये जो प्रेशर सिस्टम्स है ये ड्राइव करते हैं एयर मास के मूवमेंट को और क्रिएटिंग विंड्स, और विंड्स को क्रिएट करते हैं दैट प्ले ए क्रूशियल रोल, जिसका क्रूशियल रोल होता है, महत्वपूर्ण भूमिका होता है इन डिस्ट्रीब्यूटिंग हीट अराउंड द ग्लोब, जो कि पूरे ग्लोब में जो हीट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका जो वितरण है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कहता द इंटरप्ले बिटवीन द टेम्परेचर, प्रेशर and moisture in the troposphere shapes the weather patterns we experience daily। The interplay
बिटवीन टेम्परेचर, जो ये जो घटनाएं हैं आपस में जो है एक दूसरे से लिंक्ड है, एक दूसरे पर जो इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है, जैसे टेम्परेचर पर, प्रेशर पर, मॉइस्चर पर। तो ये जो आपस में इंटरलिंक्ड है, ये जो है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है वेदर के पैटर्न्स के लिए, पैटर्न्स के आकार देने के लिए, जो हम लोग डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, अनुभव करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो बात है, कहता है क्लाउड फॉर्मेशन इज अनदर फैसिनेटिंग एस्पेक्ट ऑफ द ट्रोपोस्फेयर। जो क्लाउड का जो फॉर्मेशंस है वह दूसरा पहलू है ट्रोपोस्फेयर का। एज वार्म मॉइस्ट एयर राइजेज, जो गर्म हवाएं हैं वो क्या होती है, ऊपर की उठती है, इट कूल्स, और ये ठंडा होती है, एंड रीच इट्स ड्यू पॉइंट, और जब यह ठंडा होकर के ड्यू पॉइंट पर पहुंचती है, लीडिंग टू द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, और ये जो है वाटर वेपर के रूप में ठंडा होकर के बनती है, इनटू टाइनी वाटर ड्रॉपलेट और आइस क्रिस्टल्स, कि ये जो वाटर वेपर कंडेंसेट होकर के, ठंडा होकर के, ये छोटे छोटे पानी के जो है कण, ड्रॉपलेट बन के या आइस क्रिस्टल्स बन करके क्या करते हैं, बरसा देते हैं। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि पत्थर की बारिश होती है, तो पत्थर के आइस मतलब आइस क्रिस्टल्स का वहाँ पर फॉल हुआ, और सिंपली जो बारिश जो दिखते हैं तो उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स रहता है। कहता दीज सस्पेंडेड पार्टिकल्स फॉर्म क्लाउड्स, ये जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है ये क्लाउड्स को फॉर्म करता है, रेंजिंग फ्रॉम फ्लफी क्यूमुलस क्लाउड्स टू द टॉवरिंग क्यूमुलस क्लाउड्स एसोसिएटेड विद द थंडर स्टॉर्म्स। कहता है दीज सस्पेंडेड पार्टिकल्स, ये जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है ये फॉर्म करते हैं क्लाउड्स को, और ये क्लाउड्स का जो है टाइप है फ्लफी क्यूमुलस क्लाउड्स से लेकर के टॉवरिंग क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स तक ये जो होते हैं, जो कि एसोसिएटेड होते हैं थंडर स्टॉर्म। क्लाउड्स पर मैंने स्पेशल वीडियो भी बनाया ज्योग्राफी में, उसमें भी आप देख सकते हैं इसके बारे में, मैं विशेष रूप से उसमें पिक्चर के साथ बनाया हूँ। कहता क्लाउड्स नॉट ओनली इन्फ्लुएंस द लोकल वेदर कंडीशन, जो क्लाउड है वह केवल लोकल वेदर कंडीशन को ही नहीं प्रभावित करती है, बट ऑल्सो हैव ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, बल्कि इसका एक महत्वपूर्ण प्रभाव है, इम्पैक्ट है ऑन द अर्थ एनर्जी बैलेंस, अर्थ पर जो ऊर्जा का जो बैलेंस उस पर, बाय रिफ्लेक्टिंग सनलाइट बैक इनटू स्पेस, जो कि रिफ्लेक्ट करते हैं सनलाइट को स्पेस में, एंड ट्रिपिंग आउटगोइंग इंफ्रारेड रेडिएशन, और ट्रिप करते हैं आउटगोइंग इंफ्रारेड रेडिएशन। कहने का मतलब होता है कि जो इंफ्रारेड रेडिएशन है उस रेडिएशन को ट्रैप करके इंफ्रारेड रेडिएशन को ट्रैप करके जो है अर्थ को वार्म रखता है, और जो है सन से आने वाली जो रेडिएशंस है उसको वो रिफ्लेक्ट भी कर देता है, बैक भी कर देता है। तो दोनों तरह की चीज़ें हैं, कि एक को ट्रैप करके रखता है कि ऊपर जाने ही नहीं देता इंफ्रारेड को, ग्रीन हाउस गैसेस, जिससे कि जो है पृथ्वी को क्या करती है, वार्म रखती है, गर्म रखती है। नेक्स्ट है कहता है द ट्रोपोस्फेयर इज ऑल्सो ए क्रूशियल प्लेयर इन द ग्लोबल क्लाइमेट सिस्टम। जो ट्रोपोस्फेयर है वह महत्वपूर्ण है, भूमिका निभाने वाला ग्लोबल क्लाइमेट सिस्टम में, जो पूरे पृथ्वी का जो क्लाइमेटिकल सिस्टम है उसमें ये महत्वपूर्ण भूमिका रखने वाले जो है ये प्लेयर है। ह्यूमन एक्टिविटी, जो मानव क्रियाकलाप है, सच एज जैसे बर्निंग ऑफ फोसिल फ्यूल्स मतलब ऐसा फ्यूल्स जो कि आप कोयला के रूप में देखते हैं, जो कि आप पेट्रोलियम के रूप में देखते हैं, जो कि आप लकड़ी के रूप में देखते हैं, ये सभी जो है फॉसिल फ्यूल है। और जैसे वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं वो रिन्यूएबल रिसोर्सेस में आता है, वो फॉसिल फ्यूल नहीं है। तो कहता है ह्यूमन एक्टिविटी, जैसे मानव की क्रियाकलाप सच एज द बर्निंग ऑफ फॉसिल्स, जो फॉसिल फ्यूल्स को जो बर्न करते हैं, रिलीज ग्रीन हाउस गैसेस, ये ग्रीन हाउस गैसेस को रिलीज करता है इनटू द एटमॉस्फेयर में। तो ये जो ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जो फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हैं तो उसको जलाने के बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड नाम की गैस निकलती है, और ये जो गैस होती है
कार्बन डाइऑक्साइड नाम की गैस निकलती है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये क्या करती है, ये ग्रीन हाउस गैसेस के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो कहता है द ट्रोपोस्फेयर इज ऑल्सो a crucial player in the global climate systems. Human activities such as the burning of fossil fuels release greenhouse gases into atmosphere, leading to an enhanced greenhouse effect. और ये जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट को जो है प्रभावित करती है, बढ़ाती है। दिस इफेक्ट ट्रैप्स मोर हीट इन ट्रोपोस्फेयर। और ये जो होते हैं ये प्रभाव, ये दिस इफेक्ट ट्रैप्स, ये जो प्रभाव है ये ट्रैप करता है ज़्यादा हीट को ट्रोपोस्फेयर में, कंट्रीब्यूट द ग्लोबल वार्मिंग, और ये कंट्रीब्यूट करता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए एंड क्लाइमेट चेंज के लिए। अंडरस्टैंडिंग द डायनामिक्स of the troposphere is essential for comprehending the complexity of these environmental changes. अब हम लोग कंक्लूजन के रूप में देखते हैं, जैसे किसी भी चीज़ के लिए जो कंक्लूजन है उस पर हम लोग बातें करते हैं। तो इसमें क्या है, कहता है इन कंक्लूजन द ट्रोपोस्फेयर इज ए डायनिक एंड एसेंशियल लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इन्फ्लुएंसिंग weather patterns, climate, and the overall habitability of our planet. Its complex interactions and process contribute to the delicate balance that sustains life on Earth. As we continue to study and monitor the troposphere, we gain valuable insights into the interconnected systems that shape our environment and impact the future of our planet. अब निष्कर्ष में देखते हैं कि जो ट्रोपोस्फेयर है वह क्या है, डायनामिक है, मतलब अस्थिर नहीं है। जैसे डायनामिक का जो अपोजिट मीनिंग होता है वो स्टैटिक होता है, मतलब अस्थिर, और डायनामिक मतलब गतिशील। जैसे लाइफ इज डायनामिक, नॉट इट इज स्टैटिक। सो यू हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी, इफ यू लॉस्ट एन अपॉर्चुनिटी दैट मीन्स that is not the last your opportunities. Life is full of opportunity because life is dynamic. तो डायनामिक का मतलब था गतिशील। तो यहाँ पर कहता है इन कंक्लूजन, निष्कर्षतः द ट्रोपोस्फेयर इज डायनामिक, ट्रोपोस्फेयर जो है डायनामिक है, मतलब गतिशील है, एंड एसेंशियल, और ये क्या होते हैं, अनिवार्य लेयर है ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, पृथ्वी के वायुमंडल के लिए जो है आवश्यक है, इन्फ्लुएंसिंग वेदर पैटर्न, जो कि वेदर पैटर्न को प्रभावित करता है, क्लाइमेट को प्रभावित करता है, एंड ओवरऑल हैबिटेबिलिटी ऑफ आवर प्लानट, और हमारे प्लानट में जो रहने योग्य है उसको ये प्रभावित करता है। इट्स कॉम्प्लेक्स इंट्रैक्शन, इसका जो कॉम्प्लेक्स जटिल जो इंट्रैक्शंस है, एक दूसरे से लगाव, इंट्रैक्शन में से लगाव या एक दूसरे से जुड़ा, कनेक्टेडनेस, इंट्रैक्शन का मतलब था कनेक्टेडनेस, एक दूसरे पर डिपेंडेंसी। तो कहता है इट्स कॉम्प्लेक्स इंट्रैक्शंस एंड प्रोसेस, इसके जो कॉम्प्लेक्स इंट्रैक्शंस और जो प्रोसेस है वो कंट्रीब्यूट करता है टू डिलिकेट बैलेंस, डिलिकेट मतलब नाजुक, डिलिकेट बैलेंस द सस्टेन लाइफ ऑन अर्थ, अर्थ पर जो लाइफ है उसको सस्टेन जो लाइफ कर रहा है उसके लिए जो है ये डिलिकेट बैलेंस बनाता है, ये नाजुक जो बैलेंस बनाने में कंट्रीब्यूट करता है इस प्रोसेस में। एज वी continue to study and monitor the troposphere, we gain valuable insights into the interconnected systems that shape our environment and impact the future of our planet. जो हमारा जो ट्रोपोस्फेयर है इस पर विशेष रूप से जो साइंटिस्ट है या हम लोग जो है ध्यान दें, ताकि लाइफ लॉन्ग टाइम तक जो अर्थ पर एग्जिस्ट करते रहे, क्योंकि जैसे ही ट्रोपोस्फेयर में ज़्यादा बदलाव होगी, ज़्यादा चेंजेस होगा, ज़्यादा उसको छेड़छाड़ करेंगे, तो हमारा जो बैलेंस्ड है सिस्टम्स का, वो सिस्टम के जो बैलेंस होंगे वो गड़बड़ा जाएंगे। इन्वायरमेंट का जो शेप लाइफ के लिए जो एग्जिस्ट के लिए जो आवश्यक था वो अगर नहीं रहा तो फिर क्या होगा, फिर जो है लाइफ ही क्या हो जाएगा, एक्सटिंक्ट होगा, ख़त्म हो जाएगा। जैसा कि आपने देखा कि क्लाइमेट के बदलते प्रभाव के कारण, चेंज के कारण जो है बहुत सारी स्पीसीज जो है एक्सटिंक्ट कर गया है, विलुप्त कर गया है, समाप्त हो चुका है। सो वी शुड केयर आवर प्लानेट बाय वेरियस अप्रोच, बाय वेरियस मेथड्स by which we can minimize pollutes our environment, pollutes our systems, ecosystems, pollutes our tropospheres, pollutes our soils, etc. Thanks for watching this video.